हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे, आपका अपना दोस्त, आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो है रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। तो ये डेरिवेशन है, बहुत प्यारा सा डेरिवेशन। मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे में और बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाओगे और बहुत आसानी से ये डेरिवेशन आप खुद भी कर पाओगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस डेरिवेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, इसका फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। यानी अगर एक कोई स्फेरिकल सरफेस है, उस पर अगर हम लोग कोई इंसिडेंट लाइट को डालें तो उसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा और उसके लिए फार्मूला क्या हम लोग का डिराइव होगा वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या लिखा हुआ है, we will consider two transparent medium of refracting index n1 and n2. The boundary between two surface is a spherical surface of radius r. हम लोगों ने क्या यहाँ किया भाई, दो हमने मीडियम लिया, क्योंकि भाई रिफ्रैक्शन होने के लिए दो मीडियम चाहिए। यहाँ पर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n1 माना और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या माना, n2 माना। हमने ये माना भाई कि जो n1 है वो रेयरर मीडियम है और जो n2 है वो क्या, डेंसर मीडियम है। अब यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन सरफेस आपको देखिए, आपको दिख रहा है स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये क्या करता है, इन दोनों जो मीडियम उनको सेपरेट करता है। यानी इसके जो बाहर का पोर्शन रहेगा वो रेयरर मीडियम रहेगा, इसके जो अंदर का पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डेंसर मीडियम रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमने भाई माना कि ओ पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिससे रेज निकल रही है। जैसे ही रेज यहाँ पर निकलेगी, मान लेते हैं वो अल्फा डिग्री पे रेज जा रही है, जैसे ही रेज निकलेगी यहाँ पर टकराएगी तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे तो मान लेते हैं जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इंसिडेंट एंगल को हम लोग कंसीडर कर लिया θ1 है और जो रिफ्रैक्शन एंगल है उसको हमने क्या किया, θ2 है। आपको पता है जब भी कोई रे रेयरर से डेंसर में जाती है वो टुवर्ड द नॉर्मल क्या करती है, टुवर्ड द नॉर्मल झुक जाती है, इधर आ जाती है। तो देखिए, जैसे ये यहाँ पर टकराई और यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इधर आ गई और ये आई पॉइंट पर इसका फाइनल इमेज यहाँ पर बन गया। अब ये डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ आपको एजम्पशंस हमको समझना पड़ेगा। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि देखिए, यहाँ पर ये माना जाता है, कुछ एजम्पशंस है कि जो m है वो p के बहुत ही क्लोज है। m जो है पी के बहुत ही क्लोज है। तो देखिए, m को जैसे जैसे अगर हम लोग करीब लेते जाएंगे, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स हमने ये जो p डैश और p को कंसीडर किया है, ये दोनों एक के ऊपर एक ही है, समझ लीजिए कोइंसिडेंट है। ये आपको जंक्शन मान के चलना है। कोई भी जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा पोल से करते हैं। तो कुछ एजम्पशंस ऑलरेडी मैं लिखा हुआ हूँ, ये एजम्पशंस आपको कंसीडर करके इस डेरिवेशन को करना है। नंबर 1 जो एजम्पशंस है, ऑल द रे आर पैराक्सियल, दैट मीन्स p एंड p डैश आर कोइंसाइड। अभी हमने बताया ये जो m पॉइंट है वो बहुत ही करीब है p के, इसलिए p और p डैश को हम लोग एक ही सिर्फ p पॉइंट मान करके चलेंगे। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ1 और θ2 को उसको हम लोग बहुत स्मॉल मान के चलेंगे। और हमने देखिए 3 एंगल और लिखा हुआ है, एक अल्फा है, एक बीटा और एक गामा है। इन तीनों एंगल को भी हमको कंसीडर करना है कि वो बहुत छोटा एंगल और स्मॉल एंगल है। अब देखिए, अगर हम लोग कोई भी मेजरमेंट भाई अगर पोल से करेंगे तो पोल से सारे डिस्टेंसेस हमको पता होने चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट पी से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको यू मान लेते हैं। पॉइंट पी से जो ये जो आपका स्फेरिकल सरफेस है इसका सेंटर है सी, या नॉर्मल जहाँ पर मिल रहा है वो सी है। तो मान लेते हैं ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका रेडियस क्या है, आर है। तो पी से सी के बीच का डिस्टेंस हमने आर मान लिया। और पोल से जो आपका ये इमेज फॉर्म हो रहा है, तो पोल से इमेज का जो डिस्टेंस उसको हमने क्या मान लिया, वी मान लिया। अब चलिए हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब डेरिवेशन में देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लोग ट्रायंगल OMC कंसीडर करेंगे। तो OMC ट्रायंगल देखिए कहाँ है, OMC। और यहाँ पर हम लोग एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा अगर आप मैथ के स्टूडेंट है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल का बात करें तो इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के। दैट मीन्स अगर देखिए, अगर इस ट्रायंगल का अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब अगर हम लोग अल्फा को बीटा के साथ ऐड करेंगे तो θ1 के इक्वल हो जाएगा। वैसे आप ऐसे पढ़े होंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। अगर सपोज करिए हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। मतलब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो इसके इक्वल होता है। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग अब देखिए CMI में आ जाते हैं ट्रायंगल में, तो CMI ये वाला ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर θ2 और
सॉरी थीटा टू और ये जो गामा है ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है, और ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर जो बीटा होगा वो थीटा टू और गामा की इक्वल हो जाएगा। देखिए वही मैं लिखा हूँ, बीटा इक्वल टू थीटा टू प्लस गामा। अब यहाँ से अगर हम लोग थीटा टू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो गामा इधर आकर के माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा टू इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो थीटा वन का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हमको मिला, और थीटा टू का वैल्यू क्या मिला, बीटा माइनस गामा मिला। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए कुछ कुछ मैं नोट्स बीच में लिखता जाता हूं ताकि बच्चों को कोई भी डाउट ना हो अगर उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो। यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी कोई भी डिस्टेंस हम लोग, वैसे बेसिक चीज़ है, हो सकता है सबको पता भी हो लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, तो कोई भी डिस्टेंस हम लोग हमेशा पोल से मेजर करेंगे। और डायरेक्शन इन इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी अगर जिस डायरेक्शन में रे आ रही है अगर वैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसको प्लस लेंगे, और अगर अपोजिट उसका रहेगा तो हम लोग माइनस लेंगे। फॉर एग्जांपल आगे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल ओ एम पी डैश कंसीडर करेंगे, ओ एम पी डैश। अब देखिए डायग्राम ओ एम पी डैश कहाँ है बच्चों, ओ एम पी डैश, पी डैश का मतलब ये पी ही है, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये हम लोग थीटा मान रहे हैं तो थीटा के सामने का परपेंडिकुलर, अगर ये 90 है तो इसके सामने का ये हाइपोटेनस और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बेस मतलब h अपॉन यू हो जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ tan अल्फा बराबर h अपॉन यू, लेकिन यहाँ पर माइनस यू इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अब हम लोग क्या बोले थे, कोई भी मेजरमेंट हम लोग पोल से करते हैं और अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अगर हम लोग पोल से मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो पी से ओ की तरफ जाएंगे, तो देखिए ये उल्टा जा रहा है क्योंकि रे आपकी ऐसी आ रही है, आप कैलकुलेशन इधर से इधर कर रहे हो, नाप इधर से इधर है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। आप ऐसा भी समझ सकते हो, अगर डायरेक्टली समझना चाहो तो पोल के इधर वाले सारे डिस्टेंस माइनस होंगे और राइट साइड वाले सारे डिस्टेंस क्या होंगे, प्लस होंगे। आप जैसे समझो, आपको सिर्फ समझना है। इस तरीके से देखिए ओ एम पी डैश में हमको tan अल्फा बराबर h अपॉन माइनस यू मिल गया। ऐसे अगर हम लोग ट्रायंगल एम सी पी डैश को कंसीडर करें, देखो एम सी पी डैश कहाँ है बच्चों, एम सी पी डैश, ये वाला ट्रायंगल का बात करें तो यहाँ पर tan बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, h अपॉन आर हो जाएगा। तो ये देखिए मैं लिखा हूँ, यानी यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करना है, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का वैल्यू निकाल रहे हैं। ऐसे देखिए गामा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, एम पी डैश आई में, तो यहाँ पर tan गामा कितना हो जाएगा, h अपॉन वी, क्योंकि इमेज डिस्टेंस को हमने v ले लिया है तो h अपॉन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। वो देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है, यानी हमारे पास क्या क्या हुआ, थीटा वन थीटा टू का वैल्यू आ गया और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ गया। ऐसे आपको याद रखना है कि हमको सबसे पहले थीटा वन थीटा टू का वैल्यू निकालना है। वो हमने कैसे निकाला, एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से, और अल्फा बीटा गामा का हमने वैल्यू कैसे निकाला, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ आपको पता है कि आपका इंसिडेंट एंगल का मीडियम इंटू साइन के साथ इंसिडेंट एंगल लिखते हैं, बराबर आपका रिफ्रैक्शन मीडियम लेते हैं और इसके बाद रिफ्रैक्शन एंगल साइन के साथ लिखते हैं, मतलब n1 साइन थीटा वन बराबर n2 साइन थीटा टू। आई थिंक आप स्नेल्स लॉ पढ़ चुके हो, अगर आप नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये आपका स्नेल्स लॉ होता है, n1 थीटा वन इज इक्वल टू n2 थीटा टू। अब देखिए अगर हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि भाई थीटा वन और थीटा टू क्या है, बहुत ही छोटा एंगल, बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो आपको याद रखिए अगर थीटा वन थीटा टू या कोई भी एंगल बहुत स्मॉल होता है तो नियरली उसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं, या अगर साइन थीटा तो उसको थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली tan थीटा है तो उसको हम लोग थीटा लिख सकते हैं, और थीटा है तो tan थीटा लिख सकते हैं। ये सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ ऐसा लिख सकते हैं, साइन के साथ और tan के साथ, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं उनमें से सिर्फ 2 के साथ ही ऐसा कर सकते हैं और 4 के साथ नहीं कर सकते। तो जरूरत पड़ने पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने वही बात को लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमने क्या माना भाई कि थीटा वन और थीटा टू बहुत ही छोटे एंगल हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग साइन थीटा वन को क्या लिख सकते हैं, नियरर टू थीटा वन लिख सकते हैं, और साइन थीटा टू को नियरर क्या लिख सकते हैं, थीटा टू लिख सकते हैं। ये कुछ मैथ्स के रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग साइन थीटा वन को थीटा वन लिख लेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, n1 थीटा वन बन जाएगा इक्वल टू n2 थीटा टू बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करते हुए चलिए। वैसे ये सारे नोट्स हमारी वेबसाइट पर भी आपको अवेलेबल होंगे, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगर देखिए आप बैक साइड से देखें तो अभी हम लोगों को क्या देखा कि n1 थीटा वन बराबर n2 थीटा टू था। अब थीटा वन का वैल्यू ऑलरेडी आप देख चुके, हम लोग निकाल चुके थे, क्या था, अल्फा प्लस बीटा के बराबर था, और थीटा टू का वैल्यू किसके बराबर था, बीटा माइनस गामा के बराबर था। आप बैक साइड जाकर के देख सकते हो अगर आप नोट करके रखे हो तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर पुट कर दिया।
अब देखिए हम क्या अभी बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर हम लोग अल्फा बीटा गामा कोई बहुत छोटा एंगल कंसीडर किए हैं, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा एंगल है तो इसको हम लोग चाहें तो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा एक स्टेप शॉर्ट कर दिया हूँ। तो अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर tan अल्फा लिख सकते हो, बीटा की जगह tan बीटा लिख सकते हो, यहाँ बीटा की जगह tan बीटा लिख सकते हो, यहाँ tan गामा लिख सकते हो। और tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, बैक साइड आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख दिया हूँ, हियर अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, दैट मीन्स अल्फा इज नियरर टू tan अल्फा एंड बीटा इज नियरर टू tan बीटा, ऑल्सो गामा इज नियरर टू tan गामा। तो अब ये अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू अभी हमने निकाला, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ पर रख दिया। तो tan अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, h/-u ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। बीटा की जगह हम लोग h/r निकाल चुके हैं, वैसे ही बीटा की जगह h/r रख सकते हैं, और गामा की जगह हम लोग h/v रख सकते हैं। अब सारे वैल्यूज देखिए हमको यहाँ पर साइन के साथ रखना है। तो tan अल्फा का वैल्यू h/-u हमने रखा, बीटा का वैल्यू सेम रख दिया, और n2 अपनी जगह है, बीटा की जगह फिर h/r हमने रखा, और ये माइनस अपनी जगह पर है, और गामा का h/v हमने रखा। अब सिंपली देखो, ध्यान से अगर आप देखो तो बच्चों h इन दोनों टर्म में है और यहाँ भी h दोनों टर्म में है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस दोनों में से भी h को कॉमन करते हैं, इन दोनों h से भी कॉमन करते हैं। तो हमने वही काम किया भाई, h दोनों में से कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/-u बचा और 1/r बचा। भाई ये प्लस वाला टर्म हम पहले लिख दिए, माइनस वाला बाद में लिखे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही सिंपली हमने क्या किया भाई, 1/r यहाँ पर बचा, यहाँ 1/v बचा, माइनस के साथ मैंने लिख दिया। अब h एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, n1 से ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे n1 से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n1/r माइनस n1/u लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में n2/r माइनस n2/v। अब हम लोग क्या करेंगे, u और v वाले टर्म को एक साइड करेंगे। तो देखिए ये जो v वाला माइनस टर्म है, आपको पता है कि जब कोई भी टर्म लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर इसको हम लोग लेफ्ट करेंगे तो ये n2/v हो जाएगा, और इसको हमने एज इट इज राइट कर दिया। तो u और v को हमने सेपरेट कर दिया लेफ्ट साइड। अब जो बचे हुए टर्म उसको राइट साइड सेपरेट करते हैं। तो देखिए ये n2/r को हमने सेम लिखा है, और ये n1/r प्लस में था, राइट साइड जाकर के माइनस में हो गया। अब यहाँ पर फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एलसीएम लेकर के हम लोग लिख सकते हैं। बाकी इसको हमने सेम लिखा है, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/। अब एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे भाई, डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो n2 माइनस n1/r। तो इस तरीके से हमारा ये जो फाइनल फार्मूला था रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, उसका डेरिवेशन हमारे पास आ चुका है, जो क्या है, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। अब यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए, क्या क्या याद रखना है कि जो n1 था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जिससे रे आ रही है। इसको आप चाहो तो हिंदी में नोट कर लो कि n1 आपको कैसे याद रखना है कि जिससे रे आ रही है। देखिए इस चीज़ को मैं लिख भी दिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई ना हो, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ये देखिए मैं लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि n1 आपको कैसे याद रखना है, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे आ रही है, और n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है। तो इस तरीके से आप चाहो तो इन पॉइंट्स को याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर u आपको पता ही है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और r क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो स्फेरिकल सरफेस था वो भाई एक तरीके से एक सर्कल का पार्ट है ना, तो उसका रेडियस है। और n1 n2 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर न्यूमेरिकल करते समय कि n1 n2 u और v क्या है। तो आई होप ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर से याद दिला दूँ कि ये सारे नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर आप जा करके ये सारे नोट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और नोट भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।